नक्सलवाद, जिसका नाम सुनते ही लाल आतंक की तस्वीर दिमाग में उभरती है। एक ऐसी आग जिसे 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से लगने वाला एक छोटी सी चिंगारी कहा जाता है। उस समय आदिवासी किसानों ने जमींदारों के खिलाफ हथियार उठाए और माओ की विचारधारा को अपनाया। इसी से देश भर में माओवादी उग्रवाद यानी नक्सलवाद फैला और भारत के 126 जिलों तक इसका दायरा पहुंच गया। लेकिन आज की बात करें तो ये आग अब लगभग बुझ चुकी है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसी कार्रवाई चलाई गई। इसमें सुरक्षा बलों ने सक्रिय कमांडरों को निशाना बनाया और 300 के आसपास नक्सलियों को ठोस रूप से चिन्हित किया है। हालांकि कभी बिहार जैसे राज्यों में 22 जिला नक्सल प्रभावित थे, अब वहां नक्सलियों का सक्रिय समूह नहीं बचा है और पूरा राज्य नक्सल फ्री घोषित किया गया है। आज नक्सल प्रभावित इलाकों की संख्या भी पहले के मुकाबले बहुत कम बची है और छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कुछ ही क्षेत्रों में अब भी आखिरी सक्रिय गिरोहों की मौजूदगी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो या तो सफल होता है या किसी सीख में बदल जाता है। इसी सीख के साथ भारत ने दशकों पुराने विद्रोह को कड़ी सुरक्षा कार्रवाई, विकास योजनाओं और लोक सहभागिता के जरिए कमजोर किया है। आज नक्सलवाद का द एंड भारत के लिए सुरक्षा, विकास और शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। कुछ साल पहले तक बिहार भी उन राज्यों में शामिल था जहां दर्जन भर से ज्यादा जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे और सुरक्षा की बड़ी चुनौती बनी रहती थी। 1970 के दशक से ही मध्य बिहार के कई जिले नक्सलियों के प्रभाव में रहे, लेकिन आज एक बड़ी बदलाव की तस्वीर सामने आई है। बिहार अब पूरी तरह नक्सल फ्री हो गया है। सबसे खास बात यह है कि मुंगेर से 3 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा ने अपना हथियार डाल दिया और सरेंडर कर दिया, जिसे 60 से ज्यादा आपराधिक मामलों में आरोपी माना जाता था और कई सालों से वो फरार था। डीजीपी राकेश कुमार ने स्पष्ट किया कि पहले बिहार के 23 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब एक भी जिला नक्सल प्रभाव में नहीं है और सुरेश कोड़ा आखिरी सक्रिय नक्सल था जिसने सरेंडर किया है। ये बदलाव अचानक नहीं आया है। सड़कों से महज 225 में बिहार में एक भी नक्सली घटना रिपोर्ट नहीं हुई, जो सुरक्षा बलों और प्रशासन की मेहनत का नतीजा है। दोनों केंद्र और राज्य की टीमें नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाती रही हैं, नक्सलियों को आत्मसमर्पण की ओर प्रेरित किया है और साथ ही विकास कार्यों से लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में संसद में जानकारी दी कि 2019 तक देश के 9 राज्यों के 61 जिलों तक नक्सलवाद फैल चुका है, लेकिन जनवरी 2026 तक ये संख्या केवल 7 जिलों तक सिमट गई है, जो नक्सल समस्या के पीछे मुड़ते संकेत है। इसे सरकार की बड़ी जीत ही नहीं, बल्कि कई वर्षों की रणनीति, डेवलपमेंट विद डिटरेंस और समुदाय मूलक नीतियों की सफलताओं भी कहा जा सकता है। अब बिहार जैसे बड़े राज्य का नक्सल मुक्त होना देश के लिए न सिर्फ सुरक्षा बल्कि विकास का संदेश भी देता है। जहां भय था वहां शांति और उम्मीद है। इन 7 सालों में 7,409 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसी दौरान 5,880 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरकार ने बताया था कि 2019 तक आंध्र प्रदेश के 2, बिहार के 14, छत्तीसगढ़ के 12, झारखंड के 16, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 2, ओडिशा के 8 और तेलंगाना के 3 जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ छत्तीसगढ़ के 3 और झारखंड के 2 जिले ही नक्सल प्रभावित हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक नक्सली घटनाओं और इनमें शहीद होने वाले सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौत की संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच देश भर में 16,463 नक्सली घटनाएं हुई थी, जिनमें 1,851 जवान शहीद हुए थे और
766 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2014 से 2024 के बीच 7,744 नक्सली घटनाओं में 509 जवान शहीद हुए और 1,495 लोग मारे गए। इस हिसाब से 2014 से 2024 के बीच नक्सली घटनाओं में 53% की गिरावट आई है। बीते 7 सालों में सबसे अच्छा साल 2025 रहा। अकेले 2025 में ही 270 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया। 1000 से ज़्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए, जबकि 2337 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। संसद में दिए जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया था कि 2014 से 2015 के बाद से लगभग 3,682 करोड़ रुपए का फंड नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए जारी किया गया। इसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग, सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और नक्सली हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने में किया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार सरेंडर पॉलिसी भी लेकर आई है। इसके लिए राज्य सरकारों की मदद की जाती है। वांटेड या बड़े नक्सलियों को सरेंडर करने पर तत्काल 5 लाख रुपए की मदद मिलती है। अगर छोटा नक्सली है तो उसे 2.5 लाख रुपए मिलता है। हथियार और गोला बारूद सरेंडर करने पर भी इंसेंटिव दिया जाता है। साथ ही अगले 3 साल तक उस नक्सली को उसके मनपसंद काम की ट्रेनिंग मिलती है और हर महीने 10,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाता है। जो इलाके अब तक नक्सलवाद से प्रभावित थे, अब नक्सल फ्री होने के बाद वहाँ भी विकास होने लगा है। नक्सल फ्री होने वाले इलाकों में अब सड़कें बन रही हैं, मोबाइल टावर बन रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, बैंक और पोस्ट ऑफिस खुल रहे हैं। सरकार के मुताबिक नक्सल फ्री होने वाले इलाकों में जनवरी 2026 तक 15,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। इन इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए 9,233 टावर खड़े हो चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए 46 ITI और 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर यानी कि SDC खोले जा चुके हैं। इसके साथ ही 179 एकलव्य मॉडल स्कूल भी यहाँ खुल गए हैं। इतना ही नहीं, नक्सल फ्री जिलों में 6,025 पोस्ट ऑफिस खुल गए हैं। इन इलाकों में बैंक की 1,804 ब्रांच और 1,321 ATM खुल गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में भी देश के 77वें लोकतंत्र के विशाल पर्व का जश्न मनाया गया था। यानी गणतंत्र दिवस की जहां दशकों समय तक नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित जिलों के 47 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिलों के 47 गांवों में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ये मौका बस्तर में लोकतंत्र की बहाली और सामाजिक बदलाव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। वर्तमान में पूरे बस्तर क्षेत्र में 100 से ज़्यादा सुरक्षा शिविर कार्यरत हैं। सुरक्षा को मजबूत करने के अलावा उनकी मौजूदगी ने विकास की गतिविधियों के रास्ते भी प्रशस्त किए हैं। सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, संचार नेटवर्क और बैंकिंग सेवाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं धीरे धीरे दूर दराज और पहले से ज़्यादा पिछड़े गांवों तक पहुंच रही हैं। माओवाद से प्रभावित जगरगुंडा क्षेत्र में हाल ही में बैंकिंग सेवाओं की बहाली इस पॉजिटिव परिवर्तन का एक बेहतरीन उदाहरण है।